हाय एवरीवन, दिस इज़ सौरभ गुप्ता। आज हम जो आजकल करंट अफेयर में एक योजना चल रही है, बीवीजी रामजी योजना, उसको डिस्कस करेंगे। उसके क्या प्रोविज़न्स हैं, उसके क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, क्या क्या क्रिटिसिज्म इस योजना को फेस करना पड़ रहा है। हम इस वीडियो में इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो ये योजना कोई एक नई योजना नहीं है। जो हमारे देश में एमजी नरेगा योजना चल रही है, उसी का अपडेटेड वर्जन जो है उसका नाम बीवीजी रामजी योजना है। चलिए इसके डिस्कस करते हैं। तो उससे पढ़ने से पहले हम एमजी नरेगा को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। सबसे पहले जो ये एक्ट पास हुआ था कि इसमें कहा गया था कि राइट टू वर्क का अधिकार होना चाहिए, जो कि हमारा डीपीएसपी है राइट टू वर्क, उसको उसके अकॉर्डिंग कि हर एक को अधिकार होना चाहिए कि उसको वर्क मिलना चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क देने के लिए 2005 में मनरेगा नाम से एक्ट पास किया, जिसमें कि प्रोविज़न था कि 100 डेज अज्योर्ड और गारंटीड बेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे अनस्किल्ड वर्कर को। और यह जो 100 डेज़ हैं, जैसे एसटी कम्युनिटी है या फिर कोई एरिया है, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कहीं पे 150 डेज़ भी हैं। इसका जो पहला इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 2 फरवरी 2006 पे हुआ था, और जो फुल कवरेज हुआ था पूरे देश में 1 अप्रैल 2008 तक पूरे देश के अंदर इसका फुल कवरेज हो गया था। और इसको रीनेम 2 अक्टूबर 2009 को करा गया, गांधी जयंती के दिन, क्योंकि फिर इसका नाम पहले नरेगा था, अब इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को हो गया था मनरेगा, जो कि एक्चुअल योजना है। तो अब बीवीजी रामजी योजना है क्या, इसको पहली बात तो यह है कि हमें चेंज करने की क्या आवश्यकता पड़ रही थी और क्यों हमने करा। सिर्फ इसका क्या पॉलिटिकल रीजन था या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी? तो इसमें सब चीज़ें थी, ऐसा नहीं है ऐसे हम ये सब कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रीजन ही था, क्योंकि इसमें कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो पॉलिटिकल रीजन से हटके जो डिस्प्यूट को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ट्रांसपेरेंसी इन्हांस करने की बात करते हैं। तो हम इसको थोड़ा एकेडमिक पर्पस से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बीवीजी रामजी, पहले तो हम इसको फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। बीवी का मतलब होता है विकसित भारत, क्योंकि आजकल जितनी भी योजनाएं मोदी गवर्नमेंट में चल रही हैं तो विकसित भारत, एक इनका नारा है कि विकसित भारत 2047। तो विकसित भारत में आपको हर किसी में मिल ही जाएगा। जी स्टैंड फॉर गारंटी, आर स्टैंड फॉर रोजगार, ए स्टैंड फॉर आजीविका, एम स्टैंड फॉर मिशन एंड जी स्टैंड फॉर ग्रामीण एक्ट 2025, जो कि नरेगा एक्ट था 2005 का, उसको रिप्लेस करके अब क्या बन गया है, बीवीजी रामजी एक्ट 2025। ये हमारे पार्लियामेंट से पास हो चुका है और इसको प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट भी दे दी है, तो अब ये कानून बन चुका है। इसके की प्रोविजंस क्या हैं? तो पहला की प्रोविजंस क्या है कि पहले तो इन्होंने क्या काम किया कि F2 दबाया और इसका नाम सीधे रीनेम कर दिया। मनरेगा से क्या नाम कर दिया, बीवीजी रामजी, ठीक है। दूसरा है कि इसमें पहले जो होता था 100 डेज का अनस्किल्ड लेबरर्स को वर्क दिया जाता था, ठीक है। अब उसको 100 डेज को बढ़ा के इन्होंने कितना डेज कर दिया है, 125 डेज। तो समझने वाली बात है, क्या ये 125 दिन का वर्क दे पाएंगे? क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझिए। क्योंकि जो अभी मनरेगा के आंकड़े हैं उसके अनुसार देश में करीब 12 करोड़ मनरेगा वर्कर हैं, जिसमें से ओनली 40 लाख वर्कर्स को ही मुश्किल से 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है, और जबकि जो बाकी बचे हुए लोग रह जाते हैं उनको मात्र 50 डेज एवरेज ऑन एवरेज 50 डेज का ही वर्क प्रोवाइड हो पाता है, जो कि 365 दिन मनरेगा योजना चलती थी।
अब मैं थी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगला प्रोविज़न इसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे 60 डेज़ का पॉज दे रखा है ड्यूरिंग एग्रीकल्चर सीजन्स। अब ये बात समझिए, जो हमारे यहाँ रबी और खरीफ की फसलें होती हैं, हमारे यहाँ जो हरित क्रांति का जो पूरा फ़ायदा हुआ था पंजाब, यूपी वेस्ट और हरियाणा के लोगों को हुआ था, तो यहाँ पे लेबर्स की शॉर्टेज हो जा रही थी। तो यहाँ के लोग कहते थे कि हमारे तो अब लेबर्स बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पर मिलती है, क्योंकि मनरेगा वर्कर्स चल रहे हैं। मनरेगा वर्कर चलने के कारण जो बिहार और उड़ीसा और झारखंड के लोग माइग्रेट करते थे, बिहार कहाँ पे माइग्रेट करते थे, पंजाब, यूपी वेस्ट और ये हरियाणा के इलाकों में इन ड्यूरिंग एग्रीकल्चर सीजन्स। तो अब वो माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, वो लोग मनरेगा के तहत वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने 60 डेज़ का एग्रीकल्चर पॉज दे रखा है। तो नाउ अब ये योजना कितने दिन रहेगी? पहले 365 दिन रहती थी, अब 60 डेज़ माइनस कर दीजिए तो कितने, 305 दिन रहेगी। पहले इनसे 365 दिन में 100 डेज़ का तो रोज़गार दिया नहीं जा रहा था। अब आप एज्यूम कर सकते हैं तो ये कैसे 305 दिन में 125 डेज़ का रोज़गार देंगे, ये तो अब यही जाने। दूसरी बात, अब ये आ गए हैं टॉप डाउन अप्रोच पर, इसमें नॉर्मेटिव अलोकेशन होगा। इसका मतलब क्या है, ये बात आप समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या होता है, पहले क्या होता था कि बॉटम अप अप्रोच में, बॉटम अप अप्रोच क्या थी, इसमें क्या थी, राज्य अपना प्लान बनाएंगे, राज्य ने अपना प्लान बनाया, सेंटर को भेजा, सेंटर ने पास किया और रिसोर्स का अलोकेशन मनरेगा में हो गया। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में देश के मात्र 0.1% गरीब हैं, पुअर हैं, लेकिन मनरेगा उनको फंड कितना अलोकेट होता है, 15%। जबकि यूपी एंड बिहार में देश के 45% गरीब हैं। यूपी और बिहार की बात करें तो देश के 45% गरीब यूपी और बिहार में रहते हैं, जबकि मनरेगा का फंड वहाँ पे कितना अलोकेट होता है, मात्र 17%। तो ये डिसबैलेंस था। तो इस इम्बैलेंस को सही करने के लिए नॉर्मेटिव अलोकेशन के मेथड पे आया गया। तो इसमें क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं, कहाँ पे कितने डेवलपमेंट की आवश्यकता है, कहाँ कितना फंड देना है, उस तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि किस स्टेट को कितना फंड दिया जाएगा। तो इसमें जो रीजनल इम्बैलेंस है इसको रिड्यूस करा जाएगा। अब इसका एक और नेक्स्ट प्रोविज़न है इसका, फंडिंग पैटर्न में चेंजेस। देखो मनरेगा जो है ना, इसको मैं कहाँ समझाऊँ, चलो मैं इस स्लाइड पे समझा देता हूँ। जो फंडिंग पैटर्न है मनरेगा के तहत, जो फंडिंग पैटर्न जो होता है उसके तहत क्या होता है, 2 टाइप की फंडिंग होती है। एक तो वेजेस की फंडिंग होती है और दूसरा मटेरियल की फंडिंग होती है। जैसे कोई काम करना है, मान लो लेट्स से अज्यूम कि हमें पंचायत ऑफिस बनाना है, पंचायत सीरीज देखी होगी तो आपने देखा होगा, पंचायत ऑफिस बनाना है। तो पंचायत ऑफिस बनाना है तो उसमें वेजेस क्या कहते हैं, लेबर लगेगी और मटेरियल लगेगा। तो जो वेजेस दिए जाते थे लेबर को, उसको फंड करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वेजेस को। और जबकि मटेरियल को फंड किया जाता था 75% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेस्ट फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इस पैटर्न को अब यहाँ पे इन लोगों ने चेंज कर दिया। इन्होंने क्या करा है कि अब जो फंडिंग पैटर्न रहेगा, जो अन्य स्कीमों का फंडिंग पैटर्न रहता है, वो 60% 60-40 का परसेंट रहेगा। कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% फंड करेगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो इससे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट पर एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। जैसे कि केरला गवर्नमेंट को इसके तहत 2000 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे अपने एनुअल बजट में। तो अगली इसमें जो कैटेगरी वाइज भी है कि इसमें जो कॉस्ट शेयरिंग हो, तो कैटेगरी वाइज आप सब जानते हो, कोई भी स्कीम होती है जो जनरल स्टेट्स होते हैं उनको 60-40 का रेशियो रहता है, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, तो 60-40 का जो रेशियो रहता है वो नॉर्मल स्टेट्स को रहता है। जैसे हिली स्टेट और हिमालयन स्टेट हो गया तो उनके लिए फंडिंग पैटर्न 90-10 का रहता है।
ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, इसमें और भी कैटेगरीज हैं तो आप उसको गूगल करके देख सकते हैं। अब इसको ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने एक काम किया है, जो जॉब कार्ड की वैलिडिटी है वो पहले 5 साल हुआ करती थी, तो नाउ इट्स ओनली 3 ईयर्स। तो इससे हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर पाएंगे। इनका एक प्रोविज़न यह है कि जो ये योजना है, क्या योजना है, बीवीजी रामजी या फिर मनरेगा जो योजना है, इसमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी एमजी नरेगा में। तो उसमें जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न था कि वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगा, एससी को मिलेगा, एसटी को मिलेगा, लेकिन अब जो बीवीजी रामजी में इस रिजर्वेशन को हटा दिया गया है। ठीक है। और जो लेकिन ये स्टेट एग्जीक्यूटिव में तो एज इट इज़ है, वो स्टेट पे डिपेंड करता है। बाकी टाइमली वेजेस देंगे, ये आधार को वो करेंगे, लिंक करेंगे, ये सब तो नॉर्मल से प्रोविजंस हैं इसके। अब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंस वैसे तो मैंने आपको जब से की प्रोविजंस पढ़ाए उसी वक्त बता दिए, लेकिन फिर भी हम इनको डिस्कस कर देते हैं। पहला तो है कि इन्होंने इंक्रीज़ कर दिए वर्किंग डेज। पहले 100 डेज थे लेकिन अब 125 दिन हो गए हैं, तो सिंपल सी बात है 25 दिन बढ़ गए हैं। और अब ह्यूमन रिसोर्स का मोबिलाइजेशन हो पाएगा, क्योंकि देखो पॉज इन्होंने एग्रीकल्चर पॉज ले रखा है, तो इससे कि पहले वहाँ पर लेबरर्स की शॉर्टेज हो जाती थी एग्रीकल्चर सीजन में, तो अब ये लेबर की शॉर्टेज नहीं होगी क्योंकि इन्होंने पॉज दे दिया है। और जिससे कि मतलब उनको फ़ायदा होगा, जो यूपी के किसान हो गए या फिर तुम्हारे पंजाब के किसान हो गए। लेकिन ये इसका दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि माइग्रेशन बढ़ेगा, और शायद पहले जो एग्रीकल्चर सीजन में वेजेस मिल लेते मान लो 700 रुपये, अब हो सकता है उनको सिर्फ 400 रुपये मिले। ये भी एक इसका दिक्कत है। और सेंट्रल का बर्डन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पहले सेंटर फंड करता था कि वेजेस में 100% देंगे, मटेरियल में 75% देंगे, तो अब उन्होंने 60-40 कर दिया है। तो इससे क्या होगा, सेंट्रल का बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसके नेगेटिव क्या हो जाएंगे कि स्टेट को एक्स्ट्रा पैसे खर्चने पड़ेंगे, जबकि योजना किसकी है, सेंट्रल की। ठीक है। और जुडिशियल मोबिलाइजेशन होगा, ये बात सही है, क्योंकि पहले मैंने क्या बोला कि आपको तमिलनाडु में 0.1% पुअर हैं और उनको मिल रहा है कितना परसेंट, 15%, जबकि यूपी और बिहार में 45% पुअर हैं, उनको कितना मिल रहा है, हमारा 17% ऑफ द मनरेगा बजट। ठीक है। और बाकी ये रिड्यूस करेगा लीकेजेस और करप्शन की प्रॉब्लम को, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, क्योंकि जॉब कार्ड की सीमा जैसे 5 साल से 3 साल हो गई है। बाकी और भी प्रोविजंस कर रखे हैं, आधार बेस एंड सो ऑन सो। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या हैं, क्रिटिसिज्म देखते हैं कि पहली बात तो हमने बोला कि 12 करोड़ वर्कर्स हैं जिनको आज मनरेगा के तहत 12 करोड़ वर्कर हैं, जिसमें कि उनको एवरेज कितने दिन काम मिल रहा है, मात्र 50 दिन। तो अब ये जो कि 365 दिन योजना लागू है, अब 305 दिन योजना लागू होगी, तो इनको 125 दिन कैसे काम मिलेगा, ये बड़ी सोचने वाली बात है। पॉस्ट टाइम दे दिया गया है, जिसके कारण ये इनफॉर्मल मार्केट में वेजेस रिड्यूस हो जाएंगे। मैंने क्या बोला कि वैसे पंजाब और यूपी में अभी वेजेस एग्रीकल्चर सीजन में कितने चल रहे हैं, मान लो 700 रुपये दिहाड़ी चल रही है। अब कितनी हो जाएगी, वो हो सकता है 350 हो जाए, हो सकता है 300 हो जाए, जो कि दिक्कत वाली बात है। और यहाँ पे माइग्रेशन बढ़ेगा। अब पहले बिहार उड़ीसा के लोग नहीं जा रहे थे, ठीक है ना। अब इससे क्या हो, और क्रिटिसिज्म क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का बर्डन इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि फंडिंग पैटर्न्स में चेंज कर दिए हैं। इसी के तहत केरला गवर्नमेंट में एक्स्ट्रा बर्डन कितना आने वाला है, 2000 करोड़ का, ये कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं ऐसा। और रिजर्वेशन को डाइल्यूट करा जा रहा है, तो इसके क्रिटिसिज्म हो गए। अब देख ये दैट्स इट, इतना ही था मेरे पास। तो अब देखिए, आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है या फिर मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं कोको स्टडी क्लासेस को। थैंक यू। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। और अगले सेशन में मैं सोच रहा हूँ कि जो उत्तराखंड आर ओ है वो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो उसकी मैं कॉपी दिखाऊंगा अपनी कि क्या गलतियाँ रह गई मेरी और क्या गलतियाँ आप नहीं कर सकते। तो चलिए फिर, जय राम जी की।